एक छोटी सी बात और बची हुई है। जो कत्यूरी डायनेस्टी है, इसमें अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट इसका सिनेरियो देखा, बट एक शायद 2 नंबर का क्वेश्चन जो मुझे लगा कि ये पूछा जा सकता है, वो एक छोटा सा पार्ट और कवर करते हैं इसमें। अभी तक हम लोग कत्यूरी जो डायनेस्टी है इसको पढ़ चुके हैं, कत्यूरी वंश या कत्यूरी डायनेस्टी। इसमें एक छोटी सी बात और देख लेते हैं। छोटी सी बात क्या? एक तो बात समझते हैं कि ये जो डायनेस्टी थी लगभग 300-400 साल तक इस डायनेस्टी ने उत्तराखंड के ऊपर राज किया। तो अचानक से क्या रहा होगा कि इस डायनेस्टी का पतन हो गया, मतलब रीजन बिहाइंड इट्स फॉलिंग। ये किस तरीके से डायनेस्टी खत्म हो गई, कुछ तो कोई कारण रहे होंगे। और जब ये डायनेस्टी खत्म हुई तो उसके बाद कोई ना कोई तो डायनेस्टी का मतलब उदय हुआ होगा, राइजिंग हुई होगी। इसके अवशेषों पर कुछ और जो राजवंश थे, जो डायनेस्टी थी, वो अलग अलग डायनेस्टी का उदय हुआ इसके अवशेषों पर, मतलब और अलग डायनेस्टी कौन कौन सी बन के तैयार हुई। कि दो चीज हम लोग को अपनी इस छोटी सी क्लास के अंदर देखनी है, तो एक एक के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं इसकी फॉलिंग के कारण। फॉलिंग के कारण में या फिर पतन के कारणों में एक सबसे बड़ा जो कारण नजर आता है, जब भी कोई डायनेस्टी अपने सबसे पीक पर होती है, उसको पीक पर लेकर के जाने का काम उसके राजा का होता है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, उस राजा के सपोर्टर का होता है। अगर सब लोग एक दिशा में काम करेंगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो डायनेस्टी सबसे सर्वोच्चता पर पहुंच जाएगी। ऐसे ही हर एक देश का होता है। जब ऐसा विचारधारा बनने शुरू हो जाए, जब राजा का ध्यान है ही नहीं, राजा चाह ही नहीं रहा, चलो भाई बहुत काम हो चुका है, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और राजा का ध्यान प्रशासन से सिर्फ भोग विलास पर लिप्त हो जाए, मतलब वो सिर्फ ऐश और आराम की जिंदगी तक सीमित रह जाए, और जो उसके अंडर में काम करने वाले अधिकारी हैं, वो अधिकारी अब ये मौके तलाशने करने लग जाए कि कब ये मरे और कब हम इसकी सत्ता पर अपना अधिकार जमाएं। मतलब अभी तक जो सत्ता थी, उस सत्ता पर एक वंश के लोग बैठे, ये उसका लड़का, फिर बैठेगा उसका लड़का, और अब ऐसी सिचुएशन बनने लगी कि इन वंश के लोगों को हटाओ और खुद यहां पर राज करो। तो उस टाइम कैसी सिचुएशंस वहां पर बनी होंगी, कैसा माहौल वहां पर बना होगा। तो इसके पतन के कारणों में एक सबसे बड़ा जो कारण हम लोगों को नजर आता है कि एंड टाइम में जो इनके अंतिम समय जो चल रहा था, इनके जो राजा थे, इनके जो शासक थे, वो शासक अपने साम्राज्य पर इतना ज्यादा फोकस या फिर इतना ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करते थे, जिसकी वजह से, इस ध्यान न देने की वजह से यहां पर जो एक सक्सेसियर पॉलिसी चली आ रही थी, उत्तराधिकार जो नियम चला रहा था, उत्तराधिकार नियम, और वो उत्तराधिकार नियम क्या था? वो था वंश परंपरा, मतलब राजा का लड़का ही राजा बनेगा। उस उत्तराधिकार नियम को अब तोड़ने के लिए कुछ यहां पर सामंत बनने लगे थे, कुछ सामंत आने लगे थे। अब ये सामंत मतलब क्या हुआ? यहां सामंत कहने का मतलब है कि जब राजा हुआ करता था तो राजा अपने जो गुलाम होते थे, स्लेव जो हुआ करते थे, या उनके अंडर में काम करने वाले बड़े अधिकारी कर्मचारी हुआ करते थे, उनको वो दान दे दिया करता था। और दान में क्या? जमीन देता था। अब जमीन आपने दान में दी तो जमीन पर होने वाला जो रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू पर अब हकदार उस व्यक्ति का हो गया जिसको आपने दान दिया है। अब वो जो जिस
जिस व्यक्ति पर्सनैलिटी को आपने दान दिया है उसके पास सेना की टुकड़ी भी होती थी, क्योंकि उसका एक बड़ा काम होता था राजा की सपोर्ट करना। अगर युद्ध की स्थिति आए या कैसी भी स्थिति आए उसका काम होता था। और उसको खुश करने के लिए राजा क्या देता था? जमीन को दान। तो अंततः वो एक पावरफुल व्यक्ति बनने लगा, उसके पास जमीन भी है, रेवेन्यू भी है, सेना भी है। तो अब राजा धीरे धीरे उसके ऊपर क्या होने लगा? आश्रित होने लगा, जिसकी वजह से आगे वो चाहने लगेगा कि राजा मरे और कब मैं यहाँ पर गद्दी पर बैठूं। क्यों? क्योंकि वो अब एक पावरफुल आदमी है, उसको सपोर्ट करने वाले 10 आदमी हैं, उसने 10 आदमी अपने साथ में मिला लिए कि भाई अगर मैं यहाँ पे राजा बनूंगा तो आपको ये वाला पद, ये वाला औहदा आपको मैं दूंगा। ये सिचुएशंस हम लोग नॉर्थ इंडिया वाली बेल्ट में भी देखते हैं, उत्तर भारत वाली जो कड़ी है वहां पर भी देखते हैं, और यही ऐसी सिचुएशंस हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं। तो इन सामंतों में आपको बड़े सामंत, इन सामंतों में आपको सामंत नजर आएंगे चंद्र डायनेस्टी के आगे वंशज। आगे इन्हीं के ही अवशेषों पर ये जो चंद्र डायनेस्टी आप मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये कभी इन कत्यूरी राजवंश के लोगों के अंडर में काम करते थे, जो अपने आप को आगे पावरफुल कर लेंगे और इन डायनेस्टी का अब एक तरीके से सफाया ही हो जाएगा और यहां पर ये चंद डायनेस्टी के लोग बैठ जाएंगे। इसमें अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैसे इनके एक राजा थे, अंतिम राजा, जिसका नाम आप लोग वीरदेव सुनते हैं। एक राजा थे वीरदेव। ये जो वीरदेव थे, इनकी हत्या इनके सामंतों ने ही कर दी थी, कर्मचारियों ने, और हत्या कर दी। तो उसके बाद, क्योंकि शासन पर तो पहले से ही कोई काम धाम करने वाला नहीं था, यहां पर एक ऐसा माहौल, एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है, एक अराजनीतिक माहौल यहां पर क्रिएट होता है, और इसी अराजनीतिक माहौल का फायदा उठाते हैं ये चंद डायनेस्टी के लोग, और जो छोटे छोटे और सामंत लोग थे वो इसका फायदा उठाते हैं, और फायदा उठा करके वो अपनी अलग अलग छोटी छोटी रियासतों के मालिक बन जाते हैं, अपने आप को कर देते हैं वो स्वतंत्र कि हम हैं अब बिल्कुल फ्री। तो यहीं से ही इस स्थिति का फायदा उठा करके कुछ नए राजवंशों का होने लग जाएगा उदय। एक तो कारण था इंटरनल, ये एक इंटरनल कारण था जिसकी वजह से इस कत्यूरी राजवंश के एक तरीके से धज्जियां उड़ गई, इतनी अच्छी डायनेस्टी चलते हुए अपने ही कुछ गलतियों की वजह से। दूसरा एक बड़ा कारण हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, या फिर आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आप बोल सकते हैं। क्या? जब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 11वीं और 12वीं और 13th सेंचुरी के बारे में जब हम लोग देखते हैं, तो ये वो दौर था कि जब हमारे यहाँ पर जो नॉर्थ इंडिया है हम लोगों का, इस नॉर्थ इंडिया या उत्तर भारत वाली बेल्ट पर बहुत ज्यादा आक्रमण हुआ करते थे, बहुत ज्यादा अटैक हुआ करते थे। किसके? जो बाहर से हम लोग देखते हैं अपने इस वाले रीजन में आए थे, ईरान की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से, आप वहां से देखते हैं। फिर मुगलों का भी आप टाइम ड्यूरेशन देखते हैं, उससे पहले आप स्लेव डायनेस्टी मोहम्मद गौरी वाला का टाइम ड्यूरेशन देखते हैं। तो ये वो दौर था जब बाहर से आकर के लोगों ने अटैक दबा करके किया इस नॉर्थ इंडिया वाली बेल्ट में, और उसका असर कहीं ना कहीं आपको हमारे उत्तराखंड की बेल्ट पर भी नजर आएगा। क्योंकि अगर एक पॉलिटिकल वैक्यूम नॉर्थ इंडिया में बनेगा, तो क्योंकि जो उत्तराखंड के जो ये शासक रहेंगे, इनकी इंटरकनेक्टिविटी हमारे साउथ इंडिया के नॉर्थ इंडिया में जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे उनके साथ भी होती थी कि भाई हम आपकी सपोर्ट करेंगे, आप हमारी सपोर्ट करेंगे, यहां तक की सत्ता आपकी, यहां तक की सत्ता हमारी, हम लोग ट्रेड में भी आपको इस तरीके से। तो इनके हम लोग पहले से कनेक्टिविटी कई बार देख चुके हैं कि इनके व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। अब आप एक डायनेस्टी के साथ व्यापारिक संबंध में अच्छे खासे 1-2 साल से 100 साल से आप संपर्क में थे, बढ़िया काम कर रहे थे, और अचानक से वो डायनेस्टी खत्म, तो आपका भी तो सिस्टम हिल जाएगा ना, आपकी भी तो व्यापारिक कड़ियां टूट जाएगी, आपका भी तो एक सपोर्ट टूट जाएगा।
तो आप अगर इस तरीके से अनसपोर्टेबल रहोगे तो आपके राज्य के अंदर ही आपके जान के दुश्मन जो बैठे हुए हैं अब वो दोबारा से उठ खड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं परिणाम एक बाहरी आक्रमण का भी नजर आएगा इस कत्यूरी डायनेस्टी के पतन होने के कारणों में। बात आपको समझ में आई? कई बार ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि बताओ इनके बड़े कारण क्या रहे थे, कत्यूरी डायनेस्टी के पतन के कारण क्या थे। तो इंटरनल कारण भी थे और एक्सटर्नल कारण भी थे, जो मैं आपको ये चीज बता चुका हूं। इसमें ज्यादा चीज करने की जरूरत नहीं है, बट इनके अवशेषों पर कौन सी डायनेस्टी बनी, छोटे छोटे राजवंश बने, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये छोटा सा एक पोर्शन था, मुझे लगा कि ये कहीं 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, छूटना कुछ नहीं चाहिए। इनके अवशेषों पर हम लोग देखते हैं, जैसे हम यहां पर बात करेंगे चंद्रवंश, चंद्र डायनेस्टी एक अलग से ही हम लोग को पूरा इतिहास पढ़ना है। ये हम लोग देखते हैं, हम डोडी के मल इनको देखते हैं। ये एक अलग से इन्होंने अपना राज्य बना लिया था। कुछ और है, जैसे अस्कोट में एक अलग चली गई थी, अस्कोट इन्होंने अपने आप को अलग से फ्री कर दिया था, स्वतंत्र कर लिया था। एक बैजनाथ में, बैजनाथ शाखा एक अलग चली गई थी, ब्रांच। मतलब अब ये अलग अलग टुकड़ों में टूट गए। जो पहले एक हुआ करते थे अब ये अलग अलग हिस्सों में टूट गए। ऐसी एक और है आशक्ति देव की ब्रांच, और इनसे कई बारी इनकी कैपिटल भी पूछ ली जाती है, आशंति देव। ये जो आशंति देव हैं, इन्होंने अपनी कैपिटल चेंज कर दी थी। बस इनकी कैपिटल तक आप लोगों को बात ध्यान रखनी है, राजधानी इनकी जोशीमठ इनकी पहले राजधानी हुआ करती थी, और जोशीमठ से रणचूलाकोट तक ये चले गए थे। रणचूलाकोट यहां पर इन्होंने अपनी कैपिटल बना ली थी। मतलब अब ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए। जो कभी एक डायनेस्टी हुआ करती थी, एक राजा के अंडर कंट्रोल होती थी, अब वो अलग अलग राजाओं के अंडर कंट्रोल होने लगी। और उसी कड़ी में ये जो हमारा गढ़वाल वाला रीजन है, ये गढ़वाल वाला रीजन भी अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में, अलग अलग गढ़ों में बन जाएगा। एक छोटा सा टुकड़ा, इसको गढ़ बोल दिया, तो ऐसे ही आगे जाकर के गढ़वाल में परमार वंश की आप स्थापना देखते हैं। तो जो एक राजा अकेले इन 52 गढ़ों को एक साथ यूनाइट कर देगा, फिर वहां से आप पवार डायनेस्टी के बारे में पढ़ने लग जाएंगे। बट उससे पहले आप चंद डायनेस्टी को पढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि जो कत्यूरी डायनेस्टी थी वो कत्यूरी घाटी में थी, और चंद जो लोग थे वो इन्हीं के ही सामंत थे। तो आप चंद्र लोगों का इस तरफ और उस तरफ पवार डायनेस्टी का अब एक शासन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक इंटरकनेक्टिंग जो चीजें हैं वो यहां से बननी अब शुरू हो जाएंगी। मैंने आपको यहाँ पर एक टॉपिक नहीं पढ़ाया है, जो इनका आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन था, वो मैं आपको कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर का एक ही क्लास के अंदर बात करूंगा। एक क्लास कहने का मतलब, अगर हम मंदिर शैली के ऊपर बात करेंगे, जो मंदिर का स्थापत्य कला वाला पोर्शन है उस पर बात करेंगे, तो फिर हम कंप्लीट उत्तराखंड की मंदिर शैली के इतिहास को ही एक साथ पढ़ेंगे कि भाई स्टार्टिंग में कब से पौरव डायनेस्टी में क्या देखा गया मंदिर में, फिर हम लोग आगे कुषाणों में, या फिर जो आपके कुनिंद है, या फिर हम लोग इसमें कत्यूरियों में, या फिर चंद में, या फिर आगे अंग्रेजों के टाइम में क्या इसके अंदर चीजें हम लोग को देखने को मिली, वो एक कंप्लीट एक कड़ी में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो हमारे दिमाग में अच्छे से फिट बैठ जाएगी। तो वो मैंने जानबूझ करके एक टॉपिक आप लोगों के लिए रोका हुआ है, ठीक है। इस वाले पोर्शन में कत्यूरियों में हमको सिर्फ उसमें 2 चीज पढ़नी है, एक मंदिर कला जो स्पेशल से छत्रेश्वर मंदिर शैली है, और जो शिखर मंदिर शैली है स्पेशल से, ये 2 हम लोग को इंपॉर्टेंट है
पढ़नी है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है। छत्रेश्वर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, और इनकी जो मूर्ति कला है वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछी जाती है। ठीक है, तो हमको ये टॉपिक बाद में करना है, मुझको ये एक छोटा सा पार्ट बताना था। अब हम लोग यहाँ से मिडेवल हिस्ट्री अपनी स्टार्ट करेंगे, मध्यकाल भारत का इतिहास। अब आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, अभी तक जितना भी एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, इस एंशिएंट हिस्ट्री में अब हमारी रेगुलर जो क्लास चलती जाएंगी, अब मोस्टली हर टॉपिक के बाद मैं आपसे जो पिछली क्लास हो चुकी है उन क्लास में आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा, और आप वो क्वेश्चन आंसर जो भी हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है उन पर आप उसको शेयर करते रहिएगा। ठीक है, उस पर जो भी इवोल्यूशन का उसका पार्ट होगा वो आपको रेगुलर आपके व्हाट्सएप पर अपडेट होता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको यहीं पर ही रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू।